न्यूबॉर्न बेबी को नहलाने का क्या तरीका होता है और उसको कौन सी साबुन सूट करती है, उसके लिए बेस्ट सोप क्या होती है। इन दो टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल गिसिकर, न्यूबॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को कैसे नहलाया जाए। थोड़ा विस्तार में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, 3 टाइप के बाथ्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला है स्पंज बाथिंग, दूसरा है टब बाथिंग और तीसरा है ट्रेडिशनल बाथिंग। तो स्पंज बाथिंग जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं जब बच्चा एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का हो उनको, ताकि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड गीली ना हो, बात करते समय, बात में नहाते समय वो गीली ना हो। ये स्पंज बाथिंग के लिए जो मार्केट में बहुत सारे स्पंज अवेलेबल हैं वो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, कितना भी बोल दो, कितना भी अच्छा स्मेल है, हम बोलते हैं कि फ्रेगनेंस फ्री, डाई फ्री कभी भी चीज़ें यूज़ करना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के सॉफ्ट स्किन के लिए। तो फिर कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए स्पंज बाथिंग के लिए? जनरली मैं बोलता हूँ जो भी मम्मी की पुरानी साड़ी हो उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक गुनगुने पानी में डुबो के बच्चे को साफ़ करना चाहिए। उसकी नाभि की तरफ बिल्कुल भी सफाई की तरफ, मतलब पानी नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दें। स्पंज करते समय पेट की तरफ से शुरू करें, छाती के ऊपर तक जाएं, फिर हाथों पैरों पे करें, फिर उसके बाद पेशाब की जगह पे करें। पेशाब की जगह के लिए अलग से जो कपड़ा यूज़ करेंगे उसको यूज़ करें। उसके बाद फेस की तरफ जाएं, आँखों को साफ़ करने के लिए अलग से कपड़े का यूज़ करें, और चौथा कपड़ा आप यूज़ कीजिए बच्चे के सर को साफ़ करने के लिए। ये होने के बाद, स्पंज होने के बाद हमेशा याद रखिए कि बच्चे को टॉवेल से ड्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे को स्पंज बाथ करने के बाद अगर हम बाहर लेके आते हैं तो उसको तो बहुत ही कम पतले पानी की थर उसके शरीर पे होगी, जिसके कारण बच्चे को कुछ हानि नहीं हो सकती। लेकिन बाथ टब और स्पंज बाथ में कंपेयर करते हैं तो स्पंज बाथिंग में चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम उसकी तरफ ज़्यादा देखते नहीं हैं कि उसको पूरी तरह ड्राई हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये बात हो गई स्पंज बाथिंग के लिए। स्पंज बाथिंग रिकमेंड करते हैं जब बच्चा, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जब तक उसकी नाल नहीं गिरती तब तक हम स्पंज बाथिंग रिकमेंड करते हैं। ना वही दूसरी बात करेंगे टब बाथिंग। देखो, टब बाथिंग जनरली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। इसमें बच्चे के लिए जो अलग से टब्स आते हैं जिसमें एक स्लांट एक शीट हो जिसके ऊपर बच्चा टिक सके, स्लिप ना हो सके, ऐसे टब को आपने चूज़ करना है। पानी जो भरते हैं उसमें गुनगुना होना ज़रूरी है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापने की ज़रूरत है, या फिर अपनी ही एल्बो से या फिर उंगली से उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए। जब बच्चे को टब में रखते हैं तब हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे के पैर और पृष्ठ भाग और पेट और उसके बाद छाती और उसके बाद फेस का पार्ट या फिर सर का पार्ट पानी में डूबा हो, ऐसे सीक्वेंस में उसको डुबाना चाहिए। इसका भी रीज़न ये है कि सडनली अगर बच्चे का फेस पार्ट या फिर हेड पार्ट अगर आप गीला करते हैं पहले, तो शरीर में एक वेगल रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा शांत सुस्त ऐसा हो सकता है कुछ समय के लिए। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए सीक्वेंस में जाना बहुत ज़रूरी है कि पैर, उसके बाद पृष्ठ भाग, उसके बाद पीठ, उसके बाद स्टमक, उसके बाद बच्चे का हेड का बैक पार्ट धीरे धीरे इमर्स करें। वैसे ही जब बच्चे को टब से बाहर निकालते हैं और जब उसको पोंछते हैं, सबसे पहला भाग जो हमें ड्राई करना है वो है बच्चे का सर और फेस, उसके बाद बाकी शरीर को हमें साफ़ करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, आपका बच्चा से धीरे धीरे बड़ा होता है, कि कभी भी बच्चे को बाथ टब में अकेला नहीं छोड़ना है, या फिर उसके अगर कोई छोटा बड़ा भाई सिबलिंग है उसके भरोसे
बाथ टब में नहीं छोड़ना है। आप ऐसा इमेजिन सोचेंगे कि बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है, 1.5 महीने का हो रहा है, 2 महीने का हो रहा है, 3 महीने का हो रहा है, वो बाथ टब में काफ़ी एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है हमें उसको अकेला छोड़ते हुए, क्योंकि बच्चा हमने काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा बाथ टब में ही उसका ड्राउन हो जाता है बिना किसी साउंड के। ठीक है, ये कि उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी तीसरा जो है, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल में आप देखते हैं कि कैसे बच्चे को, मतलब एक दादी माँ या फिर मम्मी अपने पैरों के ऊपर बच्चे को रखती है, उसमें जनरली कैसे उसके पैरों के ऊपर पहले पानी डालती है, फिर कैसे उसके पुष्ट भाग पे उसको पानी डालती है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है और इतना साइंटिफिक तरीका है जिससे बच्चे को हानि होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। बच्चे को मालिश करना, बच्चे को नहलाना, और इससे बच्चे की एक्सरसाइज तो होती ही होती है, साथ साथ मम्मी की भी एक्सरसाइज या फिर दादी माँ की एक्सरसाइज होती है। तो ये हो गया अपना पहला पार्ट। अभी दूसरे पार्ट पे हम आएंगे। तो इसके लिए मुझे बताएं, आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे और जानने के लिए बहुत उत्सुक भी होंगे कि कौन सा साबुन यूज़ किया जाए। तो मेरे जब भी मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, जो भी बच्चे डिलीवर होते हैं उनके पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि कौन सा साबुन बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, और वो काफ़ी पैकेट्स भी उनको एक गिफ्ट के तरीके में उसको उनको मिला हुआ रहता है, कभी किसी कंपनी का, कभी कोई दूसरे कंपनी का उनको मिला हुआ रहता है। लेकिन मेरा आंसर उनके लिए, उनको हमेशा ये रहता है कि जो भी बेबी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है, पहली बात, बेबी प्रोडक्ट्स 14 डेज़ के पहले यूज़ ही नहीं करना है। अगर आपको तेल लगाना है, सिंपल नारियल तेल लगाइए। आपको क्रीम लगाना है, साबुन लगाइए, सोचिए भी मत। 14 डेज़ के पहले सोचिए भी मत, क्योंकि 14 डेज़ लगता है बच्चे की स्किन को मैच्योर होने के लिए। 21 डेज़ अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो और भी अच्छा। तो उसके बाद जब बच्चे की स्किन मैच्योर होती है तब आपने बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करना सोचना है। तो कौन सा बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए? पहले जो भी आपको यूज़ करना है बेबी प्रोडक्ट्स, आप उसका इस्तेमाल आप अपने स्किन और आपके हस्बैंड की स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें। अगर आपको और आपके मतलब हस्बैंड को इससे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, इसका टेक्सचर, स्मूथनेस आपको अच्छा लग रहा है, तो ही हम वही चीज़ हम बच्चे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसको एलर्जी के चांसेस उस प्रोडक्ट से कम हो। और कोई भी बेबी प्रोडक्ट जिसमें स्मेल रोज़, मतलब मैरीगोल्ड या फिर जैस्मिन, ऐसे कोई भी फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है। कोई भी प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है। मोस्टली ये प्रोडक्ट्स सारे ये माइल्ड पीएच के ऊपर रहते हैं, अल्कलाइन पीएच के ऊपर ज़्यादा उनका भर होता है, लेकिन फ्रेगनेंस फ्री और डाई फ्री, मतलब ज़्यादा पिंक दिखे या फिर बहुत सुगंध हो, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है। अभी आते हैं, जब फिर पूछते हैं कि कौन सा क्रीम बच्चे को लगाएं, लोशन कौन सा लगाएं। तो लोशन तो मैं उनको जनरली बोलता हूँ कि लोशन ज़्यादा देर तक शरीर पे बच्चे के चिपका हुआ रहता है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के स्किन को ज़्यादा मॉइस्ट करेगा, लेकिन आप ये समझिए बच्चे की स्किन जैसे जैसे मैच्योर होती है वैसे वैसे खुद ही अपने ऐसे तेल पदार्थ वो सिक्रेट करती है ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को उनको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चों का स्किन ड्राई भी होता है, तो ऐसे टाइम पे सिंपल ऑयल, जो नारियल का तेल होता है, वो 95% बच्चों को सूट होता है, तो उनको वो यूज़ करे जाए। अभी आते हैं कि बच्चे को जब नहलाते हैं तब लोशन का यूज़ करें, शैम्पू का यूज़ करें कि साबुन का यूज़ करें। तो इसमें मेडिकल साइंस बोलता है कि लोशन का इस्तेमाल और जो लिक्विड सोप का इस्तेमाल, जिससे बबल बाथ जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ना करें, वो हानिकारक है बच्चों के लिए। सिर्फ नॉन फ्रेगमेंटेड, नॉन डाई सोप यूज़ करें जो बच्चे की स्किन के लिए सूट हो, जो कि हमें आपको यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे कंपनी हैं, जॉनसन, डाबर, मामाअर्थ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको अपने ऊपर यूज़ करने के बाद, आपको उसका टेक्सचर, उसका स्मेल आपको पसंद करने के, आपको अच्छा लगने के बाद ही बच्चे के ऊपर यूज़ करना चाहिए। अभी बात आती है ट्रेडिशनल वे में। एक तो ट्रेडिशनल प्रोसेस अच्छी है बच्चे को नहलाने की, लेकिन कुछ कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नहलाने की गलत भी है। कौन सी? मिल्क से नहलाना, बच्चे को राई के तेल से मसाज कराना, बच्चे को मसाज करते समय बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। मिल्क से तो बिल्कुल भी ना करें, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी
हद तक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।